उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य रोड शो रामलीला मैदान में लाभार्थी सम्मान समारोह में हुए शामिल। कहा, पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं की संचालित। उत्तरकाशी को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा। बड़कोट पेयजल योजना को सीएम घोषणाओं में किया शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सपने हो रहे हैं साकार। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सीएम धामी ने किया 11 परियोजनाओं का शिलान्यास। बोले, उत्तराखंड में बना है व्यापार, विकास और विश्वास का वातावरण। लालकुआ अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दिखाई हरी झंडी। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जोर शोर से चल रहा उत्तराखंड में विकास कार्य। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के बड़कोट में भव्य रोड शो करने के बाद बड़कोट गांव के रामलीला मैदान में लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर देश को सिरमौर बना दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मजदूर, युवा कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बड़कोट में भव्य रोड शो किया। रोड शो में स्थानीय लोगों और महिलाओं ने पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी का स्वागत भी किया। के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद महेंद्र भट्ट जी गिना रहे थे कि हर एक किसी को राशन दिया जा रहा है। कोरोना महामारी आई, सबको वैक्सीन लगाई गई। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है। बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है। जन धन में खाते खुलवाए गए। किसान सम्मान निधि लागू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को, और 4 करोड़ में से भी 70% जो मकान है, मकान की चाबी हमारी बहनों को देने का काम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाया है। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहर अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का कल शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री धामी तीनों स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पूर्व उन्होंने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के साथ ही पत्र भी लिखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की यात्रा में भी सुविधा होगी और इसी प्रकार देवभूमि की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। अयोध्या के लिए जो कि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए हैं उन शहरों के लिए भी हम जल्द सेवा शुरू। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री ने निर्माण स्थल पर कई कमियां भी पाई। मंत्री ने अधिकारियों और निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण 5वें धाम के रूप में होना है और ऐसे में इस जगह पर कोई कमी न रहे। इसके निर्माण के बाद चारों धामों की भांति सैन्य धाम को देखने के लिए भी देश दुनिया से लोग आएंगे। बता दें कि करीब 50 बीघा जमीन पर बनने वाले सैन्य धाम के लिए प्रदेश भर के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और गंगा यमुना सहित उत्तराखंड के अन्य पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया गया है। मॉनिटरिंग कर रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना उन्हीं पेट ग्राउंड से कहा था कि उत्तराखंड के अंदर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है।
यहाँ पर सैन्य धाम बनना चाहिए और उनकी भावना के अनुरूप पुष्कर सिंह धामी सरकार सैन्य धाम का निर्माण यहाँ पर करा रही है। लगभग 95 करोड़ से अधिक इसकी कॉस्ट आ रही है और उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। काम लगभग अंतिम स्टेज पर है, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो मुझे कुछ खामियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। मैंने इसके लिए कहा जो उसमें दोषी है, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि चले साहब इसको ठीक कर देंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? उसके वेतन से उसकी कटौती होनी चाहिए और उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने निर्देशित। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बड़ी सौगात देते हुए लाल कुआं से अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पीएम मोदी, रेल मंत्री और सीएम धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लाल कुआं से अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन चलने से लोगों को सुविधा मिलेगी। बहुत पुरानी मांग थी, पॉपुलर डिमांड पर जो है ये साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और ये 150-16, 150-15 नंबर की ये गाड़ी है। यहाँ से ये दोपहर में चलेगी 1:40 पर और ये सुबह अमृतसर पहुँचाएगी और फिर अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से वापसी है। तो ये हफ्ते में एक दिन ये गाड़ी रुद्रपुर रामपुर होते हुए ये अमृतसर के लिए सेवा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चलें, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे। ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये पूरे होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और सीएम ने बड़कोट में भव्य रोड शो किया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने बड़कोट में लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। वहीं हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अभी तक दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं जिन 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, उन पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई। इस पहली सूची में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर नामों का ऐलान हो गया है, जहां पार्टी ने अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा बार फिर से अल्मोड़ा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं टिहरी राजघराने से रानी राज्य लक्ष्मी शाह को भी एक बार फिर से टिहरी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी एक बार फिर से नैनीताल सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि पार्टी ने इन प्रत्याशियों को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीटों को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि जिन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उन लोकसभा में कभी प्रत्याशियों ने आम जनता का हाल भी नहीं जाना और उन प्रत्याशियों से जनता का मोह भंग हो चुका है। प्रदेश के सांसदों ने क्षेत्रीय मुद्दों को कभी संसद में उठाने का भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पुराने चेहरे दोबारा वो लेके आए हैं, जिनसे राज्य की जनता का मोह भंग हो चुका है, जिनके लिए पूरे राज्य की जनता अपनी गुहार लगा लगा के थक गई। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी के जो हमारी सांसद है, तो वो तो लोगों ने पोस्टर तक लगाया कि हमारे सांसद गायब है, उनको खोजने के लिए कोई क्षेत्र में जनता के बीच में कभी नहीं गए वो लोग। और ये भाजपा के जो नेता हैं, इनकी जो लिस्ट आई है, ये तो जनता आने वाले चुनाव में इनको नकारने वाली है, क्योंकि जिस उद्देश्य से क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर संसद के अंदर भेजा, लेकिन वो उनके मुद्दों को नहीं उठा पाए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों के अभाव है
और जिन वरिष्ठ नेताओं को पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है वे चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, जिससे साबित होता है कि भाजपा के सामने कांग्रेस टिकने वाली नहीं है। ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक लोकसभा सीटों को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतना चाहती है। इसीलिए पार्टी किसी भी कीमत पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हाईकमान द्वारा प्रत्याशियों के नाम पर चिंतन किया जाएगा। दरअसल पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर पार्टी में बड़े बड़े नेताओं की दावेदारियां हैं, इसलिए पार्टी दोबारा नामों पर विचार करेगी। पौड़ी लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय और बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के नाम चल रहे हैं। वहीं हरिद्वार सीट पर वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई उम्मीदवार टिकट की चाह रख रहे हैं। वैसे माना जा रहा है कि पार्टी द्वारा घोषित होने वाली सूची में पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर जल्द प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास प्रत्याशियों का अभाव है। आपने मीडिया के माध्यम से समय समय पर सुना होगा कि जिन्हें कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है वरिष्ठ नेताओं को, उन सभी वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इससे ये साबित होता है कि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कहीं पर टिकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तराखंड राज्यों में है। हमारा जो काम है वो बोल रहा है, हमारे जो लाभार्थी हैं वो हमारे पक्ष में है। इसलिए कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और पहली सूची में बीजेपी के 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। वहीं प्रत्याशियों के नामों के ऐलान पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। उधर पार्टी में हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के दावेदारों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। अब देखना होगा कि क्या अगली सूची में इन दोनों लोकसभा सीटों पर पार्टी अंतिम मोहर लगाती है या अभी और चिंतन मंथन का दौर जारी रहेगा। देहरादून से IND24 की रिपोर्ट। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में टिप्पन टॉप के पास हाथी के दिखाई देने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हाथी के दिखाई देने से लोगों में काफी खुशी दिखाई दे रही है और साथ ही जंगली हाथी भी मस्त चाल में चल रहा है। स्थानीय बूम रेंज रेंजर गुलजार हुसैन ने जानकारी लेने पर बताया कि हाथी घास पत्ती खाते हुए हाईवे में आ गया था और जिसे वन विभाग द्वारा लोगों को सचेत करते हुए जंगल की तरफ छोड़ दिया गया। खटीमा कोतवाली पुलिस ने ग्राम श्रीपुर बिचुआ निवासी महिला की उसके घर में संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का खुलासा करते हुए हत्या के लिए दोषी पाए गए महिला के पुरुष मित्र को न्यायिक हिरासत में भेजा है। खटीमा के पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने बताया कि इस हत्या को लेकर पुलिस ने टीमें बनाकर गहन जांच शुरू की और जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसका महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन आरोपी को पता चला कि महिला का अन्य किसी व्यक्ति से भी संबंध है, जिस पर नाराज होकर उसने महिला की हत्या कर दी। महिला जो है मूर्छित हालत में मिली, तो पुलिस मौके पर पहुंची वहां पर और उसके बाद जो देखा कि वो जो है मर चुकी है, तो उस पर जो है नेसेसरी कार्रवाई करके पंचायतनामा वगैरह करके उनको आगे की कार्रवाई के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने जांच में फर्दर जब जांच इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें पाया कि उसमें जो है उनका एक्चुअल में मर्डर हुआ था। जो एक हैं उनके जिनके साथ उनको मिलना जुलना था, श्याम सिंह राणा करके हैं, और ये जो महिलाएं माया देवी हैं, उनके बीच का जो है ये एक प्रसंग रहा है जिस वजह से लड़ाई झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी रात को। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी कक्षों के ताले खोले गए, जहां सभी ईवीएम व वीवीपैट मशीनें सुरक्षित पाई गईं, जिसके बाद सभी कक्षों को सील किया। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने वेयर हाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
तो खबर लक्सर से है, जहां देहात क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। सरसों और गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। अधिकांश क्षेत्रों में जलभराव होने की वजह से गन्ने की बुआई का काम भी प्रभावित हो गया है। किसानों का कहना है कि एक सप्ताह पहले ही क्षेत्र में बारिश और ओलों ने किसानों पर कहर ढाया था, लेकिन फिर बारिश और ओले पड़ने से उनकी सरसों की फसल बर्बाद हो गई है, जबकि गेहूं की फसल में भी 60% तक नुकसान होना माना जा रहा है। इसके अलावा गन्ने की कटाई और बुआई के काम भी प्रभावित हो गए हैं। किसानों ने कहा कि सरकार फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे। मांग का कुछ मुआवजा मिलना चाहिए और बार बार ये ओलावृष्टि हो रही, सब पहले बाढ़ आई, उससे भी काफ़ी नुकसान है, सारी फसल बर्बाद हुई और बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी है वो सारा झुका तो चल रहा है, खर्चा झुका तो है। तो बताओ क्या करें, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। चेक भी देवो, जो नेता लोग हैं वे अपना चेक बनवा लें, जो गरीब सीधे साधे हैं उनका चेक भी नहीं बनता, उन्हें कुछ मिलता नहीं, बार बार चक्कर कटवाती है। फसलों का तो देखो, गन्ना का तो सारा ही नुकसान होगा, 20% गन्ना बच रहा है मुश्किल से। देहरादून के टीएम कार्यालय में जिलाधिकारी सोनिका ने लोगों की समस्याओं को सुना, जहां कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। ज्यादातर शिकायतें आर्थिक सहायता, पेंशन, नगर निगम, MDDA, पशुपालन, सिंचाई से संबंधित रहीं। जन सुनवाई के दौरान कुल 105 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें भूमि से संबंधित ज्यादा शिकायतें रहीं और इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से जाँच कराकर शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आज करीबन 100+ शिकायतें आई हैं और अलग अलग तरह की अलग अलग विभागों से, बिजली, पानी, स्कूल से रिलेटेड है, लैंड के जैसे हर बार के डिस्प्यूट्स हमारे पास आते हैं, कब्जा हो गया या बाउंड्री डिस्प्यूट, सारी ज़मीन पे अतिक्रमण हो गया, इस तरह की शिकायतें हमारे पास आई है और हमने कंसर्न जितने भी हमारे अधिकारी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अवगत करा दिया, तत्काल इनका निस्तारण कर। बात जब छुट्टियों और देश में ही कहीं घूमने जाने की हो तो बहुत संभव है कि इस प्लान में उत्तराखंड या उत्तराखंड के किसी नगर, शहर और हिल स्टेशन का नाम तय हो, क्योंकि आमतौर पर हम सबकी पसंद का एक हिस्सा पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधों के साथ साथ शुद्ध हवा और खुशरंग वातावरण की तरफ झुका रहता है और संयोग से ये सब कुछ हमें पहाड़ों में मिल जाता है। इसी खुशरंग और खुदरंग वातावरण पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हर मौसम में उत्तराखंड में पर्यटकों का मेला लगा रहता है, जिससे प्रदेश के पर्यटन को भी भारी मदद मिलती है। और इन दिनों विंटर डेस्टिनेशन की वजह से हाल ही में हिम क्रीड़ा स्थली औली में एक बार फिर से हिमपात होने के बाद उत्तराखंड की धरती पर्यटकों से गुलजार हो गई है। वहीं जोशीमठ नगर के ऊपरी क्षेत्र के सीमांत गांवों में भी जबरदस्त हिमपात होने से काशितकारी करने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर हिम क्रीड़ा स्थली औली में देखा गया है, जहां बर्फबारी के बाद मनोहर दृश्य देखने को मिल रहा है। औली से लेकर गोरसो, बुग्याल तक का पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। अच्छी बर्फबारी होने से गढ़वाल मंडल विकास निगम समेत अन्य प्राइवेट कंपनियों के स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स में भी औली की बर्फ वाली ढलानों पर फिर से शुरू हो चुके हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। हमने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया, हमने स्केट वगैरह भी किया, बर्फबारी भी हुई और काफ़ी सारी राइड्स का मजा लिया, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग से एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आने के बाद ऐसे लग रहा है कि मिनी स्विट्जरलैंड, स्वर्ग में आ गए। आनंद तो बहुत ले रहे हैं, सब खेल रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे बढ़िया तो यही है कि मैगी का मसाला हो, जहाँ पे भी आ रहे हो आप मैगी खाओ। आप कहीं बाहर मत जाओ, न्यूजीलैंड कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ओली में आए, आपको नेक्स्ट यही इंडिया का न्यूजीलैंड यही दिख जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ना ही कश्मीर जाओ, कहीं मत जाओ, ओली आओ और एंजॉय करो और मैगी खाओ। छुट्टियों के लिए पहली पसंद ठंड, जाना चाहते हैं वेकेशन तो चुनो हिल स्टेशन। पर्यटक प्रदेश और पर्यटन के लिए लाभकारी, खुशरंग और खुदरंग है पहाड़ों का वातावरण, बर्फ की सफेद चादरों से ढके पहाड़, पहाड़ों के बाजार पर्यटकों से गुलजार, पहाड़ी संगीत और गीतों पर मिलाई ताल से ताल, प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति का अद्भुत लुत्फ। यूरोपीय देशों से कम नहीं पहाड़ों की वादियाँ, बर्फबारी से काश्तकारों के चेहरे खिले। ऑरेंज अलर्ट के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढकी औली की हंसी वादियाँ और बर्फ से लदे पहाड़ बुग्याल पर्यटकों को काफी लुभा रहे हैं। विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी देखने पहुंचे पर्यटकों की जैसे मन की मुरादें पूरी हो गई।
वहीं गढ़वाल हिमालय की दर्जनों श्वेत धवल पर्वत चोटियां पर्यटकों को अपने आकर्षण में खींचती नजर आ रही है। साथ ही उत्तराखंड की सबसे ऊंची पवित्र नंदा देवी हिम शिखर के दर्शन मात्र से ही पर्यटकों की थकान दूर हो रही है। पर्यटक अपने परिवार के साथ औली की खूबसूरत बर्फीली वादियों में लम्हों को यादगार बनाने के लिए बर्फबारी के बीच पहाड़ी संगीत और खुले आसमान के नीचे जमकर थिरकते भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में आ गए हैं। चारों तरफ बर्फबारी हो रही है, बहुत एंजॉय हो रहा है। चारों तरफ वादियाँ है, जैसे स्विट्जरलैंड में आ गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने यहाँ बहुत सारी राइड्स की, स्केटिंग किया, वो स्लाइडिंग किया, बहुत सारे एंजॉय किया और डांस भी किया बर्फबारी में, एक दूसरे के ऊपर बर्फ डाला, फुल एंजॉयमेंट। बहुत बर्फबारी का एंजॉय कर रहे हैं और ओली तो बहुत अच्छा है, सिटी भी अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, सब एकदम जैसे कि लगता है कि हाँ नहीं कहीं आगे जन्नत है, जन्नत ओली। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे होली के अंदर। आप कहीं भी, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी होली के अंदर घूमने के लिए आइए तो बहुत बेस्ट है। दिसंबर जनवरी में भी और बहुत अच्छा होली के अंदर बर्फ भी है, फुल एंजॉय हो रहा है हमारा और मजा भी, स्नोफॉल की आशा भी ऐसी लग रही है अभी कि स्नोफॉल पड़ने वाला है, पर बहुत बढ़िया है सर। कोई भी आइए तो इधर आइए। औली की बर्फीली वादियों में पर्यटक किस कदर खोए हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक भी पहाड़ी संगीत और गीतों पर ताल से ताल मिलाकर बर्फ के फुहारों के साथ जमकर आनंद उठा रहे हैं। वहीं कुछ पर्यटक चेयर लिफ्ट से लेकर फन स्कीइंग, ट्यूब टायर राइडिंग और स्नो ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि औली पहुंचे पर्यटकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विंटर डेस्टिनेशन औली में न्यू डेस्टिनेशन के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति का अद्भुत अनुपम उपहार छिपा हुआ है, जो कि किसी भी अनुभव में न्यूजीलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय देशों से कम नहीं है। अपनी छुट्टियों को सार्थक और अद्भुत अनुभव से भरने के लिए एक बार जरूर औली की खूबसूरत वादियों के नजारों का लुत्फ उठाना चाहिए। औली जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने धामी सरकार के काम की सराहना करते हुए सरकार से अवैध मजारों और मदरसों के लिए टास्क फोर्स बनाने की मांग की है। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भृगुवंशी ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तराखंड में धामी सरकार सनातन के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है। उन्होंने मांग की है कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों और मजारों पर कार्रवाई करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए, जो हवाई सर्वेक्षण के जरिए ऐसी अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों के लिए भाजपा संगठन के अब की बार 400 पार के लक्ष्य के लिए पूरा करने के लिए सहयोग करेगा। लोगों को लाने का लक्ष्य है जो अच्छी समाज सेवा कर सकते हैं। हिंदू वाहिनी में भी कार्यकर्ता ऐसे हैं। हम उत्तराखंड को मजार, मदरसा और जिहादी मुक्त बनाना चाहते हैं। सनातन धर्म की स्थापना है पूर्ण रूप से हो। और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बताना चाहूंगा कि मैं चुनाव में भी आपको पूर्ण समर्थन देता हूं, उत्तराखंड भाजपा को पूर्ण समर्थन देता हूं, लेकिन एक मांग भी करता हूं कि आप एक तत्काल टास्क फोर्स का गठन करें जो हवाई सर्वेक्षण करे और जो रेगुलर रेस्क्यू भी उससे होगा और उसके द्वारा उत्तराखंड में जितने भी अवैध मजारे बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, उनको तत्काल देखकर तोड़ा जाए। कोई ऑर्डर की परमिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब परमिशन का लफड़ा आ जाता है ना तो वह विवाद होता है, जनता में समस्या पड़ता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, विकास के काम में बाधा पड़ती है। उस टास्क फोर्स का गठन करें। उस टास्क फोर्स में जो कमेटी बनेगा उसके अंदर जो गैर राजनीतिक लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनको भी शामिल। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 1000 देवदार के पेड़ काटने की तैयारी चल रही है और जिससे लेकर गांव वालों में काफी गुस्सा है। इसी मामले को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विकास और आवश्यकता को देखकर सड़कों का बनना जरूरी है और सड़क निर्माण में जितने पेड़ कटेंगे उनकी पूर्ति के लिए प्लांटेशन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्क कल्चर को और मजबूत करने की आवश्यकता है और जिसके लिए सरकार काम कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में गाँव वालों का कहना है कि देवदार के पेड़ भगवान शिव का तारुक वन है और गांव वाले इन पेड़ों की पूजा करते हैं, इसलिए इन्हें काटने नहीं देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।